दोस्तों हम चाहे माने या ना माने, लेकिन इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि वेल्थ बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है और वो है थ्रू बिजनेसेस। फिर चाहे आप अपना खुद का बिजनेस खोलें और एकदम स्क्रैच से शुरू करें या फिर पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, लेकिन वेल्थी बनने का यही एक तरीका है। अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते तो आप टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट ओपन करके देख सकते हो। आपको आइडिया चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये फैक्ट की वेल्थ बिजनेसेस से बनती है, ये मेरी और आपकी तरह दो और लोग हैं जो भी जानते हैं। ये दोनों एक वेल नोन एमएनसी में एक अच्छे पैकेज की जॉब करते हैं, जिनमें से एक का नाम है आदित्य और दूसरे का नाम है वीरेन। एक बार आदित्य और वीरेन लंच टाइम में यूं ही बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि बातों बातों में दोनों अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बात करने लगते हैं। वो पहली बार था जब उन दोनों को पता चला कि उनका एक शौक दोनों में कॉमन है और दोनों ही उसे लेके काफी इंथुसियास्ट है, और वो एक कॉमन इंटरेस्ट था इन्वेस्टिंग। दोनों ही इन्वेस्टिंग को लेके काफी पैशनेट थे, लेकिन दोनों ने ही अभी तक इसकी शुरुआत करी नहीं थी। लेकिन उस दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने इस पैशन को परस्यू करेंगे और अपनी सेविंग्स को सेविंग अकाउंट से निकाल के एक डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करके तो इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। वैसे दोस्तों डीमैट अकाउंट से याद आया कि आप भी फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, वो भी चुटकियों में, लेकिन इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी के लिए आदित्य और वीरेन की स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो दोनों ही उस दिन से इन्वेस्टिंग का पूरा मूड बना लेते हैं और जल्दी ही इन्वेस्टिंग शुरू भी कर देते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड सीधा चलते हैं 10 साल बाद और देखते हैं कि किसने कितनी वेल्थ बनाई, आदित्य ज्यादा अमीर बना या फिर वीरेन। लेकिन ये जानने से पहले कि किसने कितनी वेल्थ जनरेट करी, ये जान लेना भी जरूरी है कि किसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और कितने टाइम पीरियड के लिए करे, क्योंकि तभी हम दोनों के रिटर्न परसेंटेज निकाल पाएंगे और इससे हमें दोनों के पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का एक बेटर आइडिया लग पाएगा। तो आदित्य ने 10 सालों तक हर महीने इन्वेस्ट करे 20,000 रुपए, जो कि वीरेन की मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट से थोड़ा ज्यादा थे, क्योंकि वीरेन ने इन्वेस्ट किए थे 15,000 हर महीने। अब होना तो ये चाहिए था कि आदित्य के पास फाइनल अमाउंट वीरेन से ज्यादा होता, लेकिन हुआ एकदम इससे उल्टा। आदित्य ने 10 सालों में वेल्थ बनाई 52 लाख रुपए की, जबकि वीरेन जिसका इन्वेस्टेड अमाउंट कम था उसने आदित्य से लगभग 23 लाख रुपए ज्यादा कमाए। उसकी वेल्थ 10 सालों में बनी 75 लाख रुपए, यानी कि वीरेन आदित्य से ज्यादा अमीर हुआ, जबकि होना तो इसका उल्टा चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, आप भी यही सोच रहे होंगे। तो ऐसा सिंपली हुआ रिटर्न्स में डिफरेंस के कारण। वीरेन को अपनी इन्वेस्टमेंट पर आदित्य की इन्वेस्टमेंट से 12% ज्यादा रिटर्न मिला। एक तरफ जहां आदित्य सिर्फ 15% का एनुअलाइज्ड रिटर्न ही जनरेट कर पाया, वहीं वीरेन को मिला 27% का रिटर्न, जो कि ग्रेट रिटर्न है। लेकिन अब आप कहोगे कि वीरेन इतना हाई रिटर्न आखिर ले कैसे पाया। तो दोस्तों वीरेन को एक ऐसा मेथड मालूम था जिसका इस्तेमाल करके वो आदित्य से 12% ज्यादा रिटर्न ले पाया। वैसे दोस्तों ये कहानी तो सारी फिक्शनल है, लेकिन ये फैक्ट एकदम सही है कि देयर इज ए मेथड जिसकी मदद से कोई भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर से 12% ज्यादा रिटर्न ले सकता है। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, ऐसा लिखा गया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एकेडमिक पेपर में। और यही मेथड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप भी ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ पाओगे जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे, और मोस्ट इंपोर्टेंटली इस मेथड से एटलीस्ट आप गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करने से तो बच ही जाओगे। इस फॉर्मूले का नाम है कैन स्लिम फॉर्मूला, जिसे कि इन्वेंट करा है विलियम ओ'नील ने। विलियम ओ'नील एक सक्सेसफुल अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, एक ब्रोकरेज फर्म के ओनर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने एक बुक पब्लिश करी है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, जिसमें कि उन्होंने अपने इस फॉर्मूले को विस्तार में समझाया है। और आज मैं इसी बुक की मदद से आपको कंपनीज को एनालाइज करना सिखाऊंगा एकदम सिंपल वे में। कैन स्लिम फॉर्मूले से हम कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखते हैं। तो आइए इस कैन स्लिम फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। कैन स्लिम एक एक्रोनिम है जिसमें सभी अल्फाबेट्स का एक मतलब है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट लेटर यानी सी का मतलब समझते हैं। सी का मतलब है करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कंपनी को एनालाइज करते समय उसके करंट फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टरली अर्निंग्स को पिछले साल की क्वार्टरली अर्निंग से कंपेयर करना है और देखना है कि उसकी क्वार्टरली अर्निंग्स एटलीस्ट 20% से बड़ी हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनीज एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार अपनी अर्निंग्स को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है, हर 3 महीने के इंटरवल पे, जिसे कि क्वार्टरली अर्निंग्स कहते हैं। यह हर एक लिस्टेड कंपनी को करना कंपल्सरी होता है। तो आइए हम इसे एक रियल कंपनी पे अप्लाई करके देखते हैं, जिसके लिए हम किसी भी स्क्रीनर वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी भी रैंडम कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इस केस में मैं ले रहा हूं अवंती फीड्स को। अब हम जरा नीचे स्क्रॉल करेंगे और क्वार्टरली अर्निंग वाले सेक्शन में जाएंगे और उसके लास्ट रो में ईपीएस को कंपेयर करेंगे। जिनको नहीं पता, ईपीएस का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि कंपनी एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है एवरी क्वार्टर। तो हम दिसंबर 2021 क्वार्टर के ईपीएस को दिसंबर 2020 के ईपीएस से कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस कंपनी का ईपीएस बढ़ने के बजाय कम हुआ है। दिसंबर 2020 में ईपीएस 5.5 रुपए का था, जो कि कम होके दिसंबर 2021 में 2.95 रुपए रह गया है। तो विलियम ओ'नील के कैन स्लिम मेथड के अकॉर्डिंग हम इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और कोई और अच्छी कंपनी ढूंढेंगे जो कि इस पहले क्राइटेरिया को मीट करे। ऐसे ही जब आप कुछ कंपनीज को फाइंड आउट कर लोगे जिनकी क्वार्टरली अर्निंग्स या ईपीएस एटलीस्ट 25% से ग्रो हुआ हो, तब उन कंपनीज पे आप सेकंड फिल्टर अप्लाई करोगे, जो है कैन स्लिम का सेकंड लेटर ए, जिसका मतलब है एनुअल इंक्रीज इन अर्निंग्स।
अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक फायदे की बात कर लेते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज लगेगी वो है एक डीमैट अकाउंट, जिसके बिना शेयर्स खरीद पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर को सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनके साथ आप फ्री में डीमैट अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हो, वो भी इजीली। साथ ही 1 महीने के लिए आपको हर ट्रेड पे 0 ब्रोकरेज का ऑफर भी दे रहे हैं और ये आपको शेयर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन भी देते हैं, जो कि पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन ये भी कईयों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको जरूरत है एक डीमैट अकाउंट की तो मैं इसके फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये सारी फैसिलिटीज जो मैंने बताई आपको उस लिंक से अकाउंट ओपन करने पे ही आपको मिलेंगी। अभी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और एनुअल इंक्रीज इन अर्निंग्स पॉइंट को समझ लेते हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक अच्छी कंपनी वो है जो ना ही सिर्फ क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म करे बल्कि उसकी एनुअल अर्निंग्स भी एटलीस्ट 25% से ग्रो होनी चाहिए। बुक के ऑथर विलियम ओ'नील का कहना है कि कई बार बुरी कंपनीज भी 2-3 क्वार्टर्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं, लेकिन एक अच्छी कंपनी वो है जो अपने प्रॉफिट्स को ईयरली बेसिस पर भी बढ़ाए और उसे मेंटेन भी रखे। और ये सही भी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि जो कंपनी ईयरली भी अपनी इनकम में इजाफा कर रही है तो ऐसी कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा ही। थस एज एन इन्वेस्टर हमें इससे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। साथ ही विलियम ओ'नील इसी पॉइंट में ये भी बताते हैं उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें देखना चाहिए और एटलीस्ट ये 70% या इससे ज्यादा का होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना बेहतर। ये ROE का डाटा भी आपको किसी स्क्रीनर वेबसाइट पे रेशियोज के सेक्शन में मिल जाएगा इजीली। किसी भी कंपनी को एनालाइज करते टाइम इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे ROE, PE या ROCE और सभी रेशियोज को कभी डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है N, जिसका मतलब है न्यू। इस पॉइंट में ऑथर विलियम कहते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस तब बढ़ता है जब उस कंपनी में कुछ नया हो रहा हो, जैसे कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे या नई मैनेजमेंट को अपॉइंट करे जिसमें रेप्यूटेड लोगों को ऑन बोर्ड लाया जाए जो ऑनेस्ट हो, जिन पे लोगों को ट्रस्ट हो। फर्स्ट पॉइंट यानी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च के पीछे का लॉजिक ये है कि जब कंपनी कुछ नया लॉन्च करती है तो इससे कंपनी की फ्यूचर अर्निंग बढ़ने का अंदेशा होता है। कंपनी का मार्केट शेयर भी इससे इंक्रीज हो सकता है, जिससे फिर कंपनी की वैल्यूएशन भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी एंड दस हमें एज इन्वेस्टर्स प्रॉफिट होगा। सेकेंडली, न्यू मैनेजमेंट के आने से जो कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो तो कंपनी में कुछ नए और अच्छे सुधार कर सकती है, कंपनी के ऑपरेशंस को अच्छे से रन कर सकती है और इसी अंदेशे के चलते भी शेयर्स में कई बार तेजी आती है। और ये पता करने के लिए कि कंपनी में कुछ नया होने वाला है, इसके लिए कंपनीज की आप अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल को सुन सकते हो और ये आपको सिंपली यूट्यूब पे अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल फिर आगे उस कंपनी का नाम लिख के सर्च करने पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है स्लिम का S, जिसका मतलब है सप्लाई एंड डिमांड। दोस्तों इमेजिन करो कि दुनिया में बस आखिरी 10,000 ही बाइक्स बची हैं, लेकिन उनको खरीदने वाले 10 लाख लोग हैं। तो ऐसे में क्या होगा? यही होगा कि बाइक्स का दाम बढ़ जाएगा क्योंकि बाइक की डिमांड बहुत हाई है जबकि सप्लाई बहुत कम। हर एक चीज का प्राइस ऐसे ही डिसाइड होता है, जिस चीज की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है उसका प्राइस कम हो जाता है, जबकि अगर किसी कंपनी की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो विलियम के मुताबिक इस सप्लाई और डिमांड का किसी कंपनी पे ये इफेक्ट होता है कि जब किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है और उसके पास शेयर्स की सप्लाई कम, तो ऐसे में उस कंपनी का प्राइस ज्यादा तेजी से ग्रो होता है। जैसे कि 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। अगर कंपनी ए ने 10 करोड़ शेयर्स इशू कर रखे हैं और कंपनी बी ने सिर्फ 1 करोड़, तो ऐसे में आपको 1 करोड़ शेयर्स वाली कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विलियम ओ'नील, क्योंकि उसका शेयर प्राइस डिमांड से ज्यादा इंपैक्ट होगा। नेक्स्ट है L, विच मीन्स लीडर्स एंड लैगर्स। लीडर्स का मतलब है वो कंपनीज जो इंडस्ट्री को लीड करती हों और लैगर्स का मतलब है वो कंपनीज जो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही हों, यानी कि एक क्लास के टॉपर की तरह है तो दूसरी क्लास के सबसे कमजोर बच्चे की तरह। और इंडस्ट्री लीडर से मेरा मतलब उस कंपनी से है जिसकी अर्निंग्स अच्छे रेट से ग्रो हो रही हो और अर्निंग पर शेयर भी जिसका हाई हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़ी कंपनी की बात यहाँ नहीं की जा रही, और जहां तक मुझे समझ आया ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लीडर कंपनी को देखा जाएगा तो उसमें फर्दर हाई स्पीड से ग्रो होने की कैपेबिलिटी थोड़ी लो होती है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसलिए अर्निंग्स के हिसाब से इंडस्ट्री लीडर ढूंढने की कोशिश करो, वो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न दे पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया जो एक कंपनी को फुलफिल करना चाहिए वो है I, जिसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इंस्टीट्यूशन यानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं, इंस्टीट्यूशंस का स्टॉक मार्केट में मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज या हेज फंड जैसे बिग प्लेयर्स। ऑथर के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने सप्लाई एंड डिमांड वाले पॉइंट में देखा था कि शेयर प्राइस तभी बढ़ता है जब उनकी डिमांड इंक्रीज होती है और डिमांड किसी शेयर की तभी सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी ये न्यूज सामने आती है कि FIIs या DIIs ने किसी पर्टिकुलर शेयर में इतने % की होल्डिंग उठाई है तो इसे इस बात का सिग्नल माना जाता है कि या तो वो कंपनी अच्छी है या फिर उसमें कुछ नया होने वाला है। इन शॉर्ट उस कंपनी को एक इन्वेस्टेबल कंपनी माना जाता है और ऐसी उसकी डिमांड बढ़ने लगती है एंड thus शेयर प्राइस भी इंक्रीज होता है। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना होगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी में अपनी होल्डिंग फर्दर भी बढ़ा रहे हैं या नहीं,
और अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा होल्डिंग है और वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अब शायद उन्हें उसमें वैसी ग्रोथ नहीं दिखती है। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ये सब आप विद एक्सपीरियंस ही सीखोगे, क्योंकि इसमें थ्योरी से ज्यादा कॉमन सेंस काम आता है। वैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की किसी कंपनी में कितनी होल्डिंग है, इसे भी आप आसानी से किसी भी स्टॉक स्क्रीनर वेबसाइट में देख सकते हैं अंडर शेयर होल्डिंग पैटर्न सेक्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया है M, यानी कि मार्केट डायरेक्शन। मैक्सिमम वैल्यू इन्वेस्टर इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट मार्केट डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने या मार्केट को टाइम करने के खिलाफ हैं, लेकिन विलियम ओ'नील मार्केट को लेकर थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते टाइम मार्केट डायरेक्शन को भी देखना जरूरी है कि मार्केट बेयरिश है या फिर बुलिश, क्योंकि अगर आप रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करोगे, फिर चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपका लॉस होना पक्का है। जैसे कि अगर आप रिसेंटली कोविड टाइम से पहले इन्वेस्ट करते तो उस समय अच्छी से अच्छी कंपनी भी अच्छी खासी करेक्ट हुई थी, और ऐसे में अगर आप एक बिगनर होते तो आप डेफिनेटली रॉन्ग टाइम पे एग्जिट कर लेते और अपना लॉस करवाते। इसलिए ऑथर के अकॉर्डिंग हमें चार्ट पैटर्न को पढ़ना सीखना चाहिए। वैसे इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ, आपको चार्ट पैटर्न सीखना चाहिए, लेकिन फिर उसे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ जोड़ के फिर किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। सिंपली निफ्टी का ओवरऑल चार्ट डायरेक्शन देख के आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट बुल रन में है या फिर बेयर रन में। और हाँ, ये मैं खुद से इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में ठीक ठाक करेक्शन आ गई है और अच्छे शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, तो ऐसा मौका छोड़ना मत। वैसे अभी का मार्केट सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अगर आप इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एक फ्री का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वो फॉर्मूला जिसकी मदद से आपका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इजी हो सकता है। इसको याद रखना भी बहुत इजी है। तो अब नेक्स्ट टाइम किसी कंपनी को एनालाइज करते समय आप इस कैंसलिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। इस फॉर्मूले का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि इसके यूज से आप बैड कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचते हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस में फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऑथर विलियम ओ'नील की बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स की समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे सिग्नल मिले कि मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ थ्रू माई वीडियोस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप चैनल की नई वीडियोस को मिस ना करो।